नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। अमेरिका के परमाणु परीक्षण के बीच रूस से तनाव चरम पर पहुंच गया है। दुनिया की दो सबसे बड़ी परमाणु शक्तियां आमने सामने टक्कर में खड़ी दिखाई दे रही हैं। एक तरफ अमेरिका, जिसके पास दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य अर्थव्यवस्था है, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर एंड स्टील्थ बॉम्बर्स हैं, B-2, B-21, और 5000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं। तकनीक और उपग्रह क्षमता और लंबी रेंज के हथियारों में अमेरिका आज भी वर्ल्ड में नंबर 1 है। दूसरी तरफ रूस, जिसकी ताकत है उसकी मिसाइलें। दुनिया की सबसे घातक हाइपरसोनिक मिसाइल एवेनग्राद, समुद्र से छोड़ा जाने वाला पोसाइडन न्यूक्लियर ड्रोन और सरमट ICBM, जो पूरे महाद्वीप को मिटाने की ताकत रखता है। रूस के पास 5500 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। यानी आंकड़ों के लिहाज से देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। ऐसे में दोनों देशों की तकनीकी और परमाणु होड़ सिर्फ तनाव को नहीं बढ़ा रही, यह दुनिया को उस मोड़ पर ला रही है जहां एक छोटी चिंगारी भी कभी भी ज्वाला का रूप अख्तियार कर सकती है। तनाव बढ़ रहा है और दुनिया सांस रोककर आगे की डेवलपमेंट्स को देख रही है। तो क्या इसी के साथ एक और परमाणु होड़ दुनिया में जन्म लेने वाली है? क्या कोल्ड वॉर का दौर वापस आने वाला है? क्या दुनिया भर में परमाणु हथियारों की नई रेस शुरू हो चुकी है? और क्या तीसरे विश्व युद्ध की आहट 2026 में बचने वाली है? आज इसी पे करेंगे कि इंटरनेशनल डिबेट। दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। अमेरिका की नई हरकत से पूरी दुनिया सन्न है, सख्ते में है। खुलासा हुआ है कि अमेरिका ने चुपचाप परमाणु परीक्षण कर दिया है। जी हां, वही अमेरिका जिसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ही दिन पहले बयान दिया था कि हम बहुत जल्द भविष्य में फिर से न्यूक्लियर टेस्ट करेंगे। अब दुनिया यह नहीं समझ पा रही थी कि यह सिर्फ दबाव बनाने की रणनीति है या सच की ओर इशारा। लेकिन रूस की स्टेट एजेंसी RT के दावे ने सब कुछ साफ कर दिया है। अगस्त में ही अमेरिका ने अपना B-61-12 न्यूक्लियर बम टेस्ट पूरा कर लिया था और इसके साथ ही रूस और अमेरिका के बीच पहले से सुलग रहा तनाव अब लपटों में बदलने लगा है। सोचिए, यह परीक्षण कब हुआ है? ट्रंप के ऐलान से पहले, पुतिन के साथ हुई अलास्का मीटिंग के सिर्फ 72 घंटे के बाद, व्हाइट हाउस में होने वाली नेटो बैठक से पहले, और ठीक उस समय जब रूस अपने पोसाइडन और बुरेविनेस्किक हथियारों की परीक्षण की तैयारी कर रहा था। यानी कि टाइमिंग बताती है कि यह महज तकनीकी टेस्ट नहीं है, बल्कि एक जियो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, और वो भी सीधा रूस और अमेरिका के बीच। तो सवाल यह कि अमेरिका को अचानक से परमाणु परीक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ट्रंप घरेलू मोर्चे पर दबाव में है? उनकी लोकप्रियता में भयंकर कमी आई है। दुनिया भर में टैरिफ को लेकर मनमुटाव है। यूएस के अंदर महंगाई बहुत ज्यादा है। खाने पीने की चीजों की कमी ने माहौल बिगाड़ रखा है। ऐसे में न्यूक्लियर कार्ड खेलना ट्रंप की घरेलू राजनीति से लेकर वैश्विक प्रभाव तक दोनों के लिए एक बड़े दांव की तरह देखा जा रहा है। लेकिन इस बार का परीक्षण अमेरिका के पिछले 2 परमाणु परीक्षणों से जमीन आसमान से अलग है। पहला 16 जुलाई 1945 को और आखिरी 23 सितंबर 1992 को परमाणु परीक्षण अमेरिका ने किया था। और अब 33 साल के बाद फिर से अमेरिका ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है। तीनों ही टेस्ट नेवाडा की टोनोपा टेस्ट रेंज में हुए। फर्क यह कि पहले दोनों जो टेस्ट थे वो अंडरग्राउंड टेस्ट थे, लेकिन इस बार अमेरिका ने बिना विस्फोट के ग्रेविटी न्यूक्लियर बम B-61-12 का परीक्षण कर लिया। यानी उस स्थिति की प्रैक्टिस जिसमें एक बम को वास्तविक युद्ध स्थिति की तरह गिराया जाता है, लेकिन यहां न्यूक्लियर ब्लास्ट नहीं किया जाता है। तो समझ लीजिए B-61-12 की ताकत क्या है। यह हवा से गिराया जाने वाला एक न्यूक्लियर ग्रेविटी बम है। इसे B-2A, F-15E, F-16, F-35 और यहां तक कि B-21 बॉम्बर से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसकी लंबाई 12 फीट है, इसका वजन 825 पाउंड है। ग्रेविटी और गाइडेड मोड दोनों में टारगेट भेजने में सक्षम है। पुराने न्यूक्लियर बमों की तुलना में ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा सटीक है। रूस इसे अमेरिका की न्यूक्लियर एस्केलेशन का पहला कदम बता रहा है। मॉस्को में माहौल गर्म है, बयानबाजी तेज हो रही है और दुनिया पूछ रही है कि क्या यह तीसरे वर्ल्ड वॉर की आहट है। इस मामले में यह भी देखिए कि किस देश के पास कितने परमाणु हथियार हैं।
रूस की बात की जाए तो रूस सबसे ऊपर है, जहां पर 5,580 न्यूक्लियर वॉरेंट है। अमेरिका के पास 5,277 के करीब। चीन के पास तकरीबन 600 के आसपास है, लेकिन यह आंकड़ा ऊपर भी हो सकता है, यह भी कयास लगाए जाते हैं। इसके बाद फ्रांस की बारी आती है करीब 290, यूके के पास 225, तब भारत की बारी आती है। भारत के पास करीब 180 परमाणु हथियार हैं और पाकिस्तान के पास करीब 170 परमाणु हथियार हैं। इजराइल के पास तकरीबन 90 परमाणु हथियार हैं और उत्तर कोरिया के पास करीब 20 से 50 परमाणु हथियार हो सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब मिसाइल टेस्ट कर रहा है अमेरिका, तो क्या यह अमेरिका रूस के बीच बढ़ते तनाव को और खतरनाक बनाएगा? क्या यह परमाणु हथियारों की नई होड़ को नहीं शुरू कर देगा? और क्या दुनिया एक बार फिर से न्यूक्लियर बॉम्ब के ऊपर आकर नहीं बैठ गई है? इन सवालों के जवाब कुछ हफ्तों में मिल जाएंगे, लेकिन इतना तय है, ट्रंप के इस चुपचाप किए गए परमाणु परीक्षण ने दुनिया की राजनीति को एक बार फिर से उसी मोड़ पर ला खड़ा किया है, जहां तनाव है, टकराव की गर्मी है और भविष्य अनिश्चित नजर आता है, जैसा कि कोल्ड वॉर के दरमियान हुआ था। और आपको बता दें, कोल्ड वॉर ही वो टाइम था जब सबसे ज्यादा परमाणु परीक्षण किए गए। मकसद क्या है? थोड़े दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि उनके पास इतने परमाणु हथियार हैं कि वो पूरी दुनिया को 150 बार वाइप आउट कर सकते हैं। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहा है। हमारे साथ कर्नल एस के मलिक जुड़ रहे हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ और रक्षा विशेषज्ञ। मलिक साहब, बहुत स्वागत है आपका। कर्नल जयेश सोढ़ी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विदेश मामलों के जानकार, रक्षा विशेषज्ञ। सोढ़ी साहब, आपको बहुत स्वागत है। मेजर आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। आशीष जी, आपका भी बहुत स्वागत है मेजर साहब। सीए डॉक्टर अमन चुग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, भू राजनीतिक विशेषज्ञ। चुग साहब, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर मोनिका बी सूद जुड़ रही हैं, विदेश मामलों की जानकार हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ दर्शकों, आपका भी बहुत स्वागत करते हैं आज की डिबेट में। मैं पहला सवाल जो है वो मोनिका जी से पूछना चाहूंगा कि अमेरिका के इस गुपचुप न्यूक्लियर टेस्ट का मतलब क्या है? क्या हम एक बार फिर से कोल्ड वॉर का एक जो टाइम पीरियड था हम उसमें जा रहे हैं, पूरी दुनिया उस तरफ जा रही है? देखिए, मेरा मानना ये है कि कोल्ड वॉर का पीरियड स्टार्ट हो सकता है, पर इसमें सबसे ज़्यादा अमेरिका ने ये दिखाया है, क्योंकि देखिए वो बहुत देर से कोशिश कर रहा है, 1 साल हो गया कोशिश करते उसको, और रशिया को सबक सिखाना चाहता है। ठीक है, पर अब ट्रम्प जो है उसको अब टैरिफ के वजह से उसके अपने ही घर का माहौल, अपने ही अमेरिका का माहौल बहुत ख़राब है, कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, फेडरल लॉज में फंसा हुआ है। तो अब बात यहाँ पर आती है कि रशिया को उसने इंडिया को भी बहुत मजबूर किया कि भी किसी तरीके से रशिया से क्रूड ऑयल लेना कम करें। ठीक है, और बाकी जितने भी यूरोपियन देश हैं उनको भी मजबूर किया। पर अब दिक्कत ये है कि जो सब लोग, चाइना, इंडिया, ये लोग सब एकजुट होकर क्रूड ऑयल इतना कम नहीं कर रहे हैं लेना, और बाकी जो यूरोपियन देश हैं वो कम नहीं कर रहे हैं। तो इससे अब अमेरिका ये दिखाना चाहता है कि अगर हम ये B6112, अगर हम ये ग्रेविटी का जो ये टेस्ट है, ये अगर जो उसने परफॉर्म किया है, उसे वो ये दिखाना चाहता है कि वो इतना सक्षम है कि ये किसी के ऊपर भी वो इस्तेमाल कर सकता है। स्पेसिफिकली नेटो जो कंट्रीज हैं, नेटो देशों के ऊपर, यूरोपियन देशों के ऊपर दबाव डाला जा सकता है इसके वजह से कि भी वो रशिया से अपना नाता तोड़ें। सिमिलरली जैसे कि हमारे पास इतने परमाणु नहीं हैं और बाकी जो छोटी देश है उनके पास परमाणु नहीं है, सबसे ज़्यादा अमेरिका के पास हैं। तो ये उसका डराने का तरीका है, और ऑफ कोर्स कोल्ड वॉर तो शुरू हो ही सकता है, उसका डायरेक्ट वार्निंग है ये। और रशिया ने भी उल्टा वार्निंग दे दिया है कि अब तुम कैसे करोगे, हम देखते हैं। तो ये एक रशिया को नीचा दिखाने का, रशिया को रोकने के लिए, सारे देशों को रशिया से तोड़ने का एक तरीका है। ये अलास्का में मीटिंग कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन, और उसके ठीक 72 घंटे के बाद इस टेस्ट को अंजाम दे दिया गया। वो कह रहे हैं उधर शांति करो, शांति करो, इधर B1261 बॉम्ब को टेस्ट कर रहे हैं वो। यही तो दोगलापन है ना ट्रंप का, कि वहां जब उनको पता चला कि शांति का तो वहां पर वो नारा दे के आए, पर जब उन्हें पता चला कि बात बनेगी नहीं, तो उन्होंने उसी समय वहां टेस्ट करवा लिया। हाउ कैन यू ट्रस्ट यूएस, डोनाल्ड ट्रंप और CIA? मलिक साहब, क्या लगता है आपको? वी कैन नेवर ट्रस्ट यूएस। बिल्कुल, अमेरिका पर ट्रस्ट करना बड़ा मुश्किल है। वी कैन नेवर डू दैट, इट वाज नेवर पॉसिबल अर्लियर एंड इट्स नीदर। SK मलिक साहब। विवेक साहब, सभी को नमस्कार। नमस्कार सर।
हाँ, ये जो टेस्ट की जितनी खबरें आ रही हैं, देखिए ये तो मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि भले ही हमको हमारे लेवल पे ये जानकारी ना हो या अब मिली हो, ये रूस को मालूम है कि उन्होंने टेस्ट कर लिया है। और इस टाइप के टेस्ट इस तरह से छुपते नहीं है, खासकर रूस और अमेरिका के बीच में। उनकी इतनी जो जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है या इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, वो इसका हर डेट्स का हिसाब रखती है। जब ये अलास्का में इनकी मीटिंग हुई थी और बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई होंगी, जो कि ओपन डोमेन में बड़ी फिल्टर करके दी जाती है। उसके बाद जो ट्रम्प साहब मायूस होके गए थे, तो ट्रम्प साहब ने ये ऑलरेडी जान लिया था कि रशिया अपनी जो उसकी जो कोर इश्यूज है, कोर मांगे हैं, जो यूक्रेन के साथ उनका कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके बिना मानने वाला नहीं है। और जो आप रशिया के जो अभी टेस्ट हुए थे, उन्होंने एक मिसाइल का टेस्ट किया था जो कि एटॉमिक रिएक्टर ऑपरेटेड थी, और इसी के साथ साथ उन्होंने एक टॉर्पीडो बनाया था, टॉर्पीडो का भी टेस्ट किया था, ऑलरेडी था उनके पास, टेस्ट किया था उसको फंक्शनलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसको भी तब टेस्ट किया जब उनको पूरा कंफर्मेशन था कि यस, अमेरिका हैज ऑलरेडी टेस्टेड दीज थिंग्स। ये एक देखा जाए, ये एक डोमिनेंस की पॉलिसी है। और परमाणु टेस्ट, हाइड्रोजन बॉम्ब या फिर थर्मोन्यूक्लियर डिवाइसेस वगैरह टेस्ट करने से ये पूरे वर्ल्ड में कभी चलने वाली नहीं है, ऐसा उम्मीद कभी नहीं लेके जाती। क्योंकि जब अगर ये चल जाती है किसी भी गलती से कभी भी, तो ये समझ लीजिए ये बहुत बड़ा डिवास्टेशन होगा इस अर्थ के ऊपर। तो ये एक देखा जाए, ये डोमिनेंस बैलेंसिंग एक्ट है। स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं, उनको एज ए स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के लिए रखा जाता है। अमेरिका ये जो कर रहा है, देखिए अमेरिका दोगलेपन की नीति पे चल रहा है। अमेरिका चाहता है कि हर कोई, कोई नई बात नहीं है, अमेरिका की तो मतलब सदियों से बात है, वो चाहता है पूरे वर्ल्ड उसकी मुट्ठी में हो। ये संभव नहीं है। आज के युग में इतनी चीजें आ गई है, पूरे देश और बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो पहले गुलाम हुआ करते थे, जो निकल के आए हैं, जो इनकी कॉलोनी से निकल उभर के आए हैं, वो कंट्रीज आज बहुत प्रोग्रेस कर रहे हैं। और जो कंट्री प्रोग्रेस करेगा, जो अपना सेल्फ रेस्पेक्टिंग कंट्री होगा, वो दूसरे की एक लिमिट तक मानेगा। अमेरिका हम पे जो थोप रहा है, हर चीज अपनी हर चीज थोपता है। देखिए अमेरिका की नाराज होने की बहुत सारी वजह है, कोई एक वजह नहीं है हमारे लिए। और हम, चलिए ये एक विषय अलग हो जाता है। मैं अब आ जाता हूं रशिया और अमेरिका के संबंध पे, जो यूक्रेन युद्ध के थ्रू है। अगर यूक्रेन युद्ध को रुकवाना है, तो मैं आज भी, मेरा फर्म मानना है, अमेरिका आज बैकआउट कर जाए, यूक्रेन युद्ध विद इन मंथ खत्म हो जाएगा, रुक जाएगा, चीजें बैलेंस आउट हो जाएंगी। सारा खेल अमेरिका के बिजनेस का है, उसके हथियारों की बिक्री का है, यूरोप नेटो की बिक्री का है। अमेरिका पहले डायरेक्ट देता है और आके उसके एनर्जी के जो रिसोर्सेज है उन पर कंट्रोल करना चाहता है। अमेरिका आके बैठना चाहता है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली, बिल्कुल रूस के साइड में आके उसको बैठ के और उसको डोमिनेट करना चाहता है। और वो रूस को बेसिकली एक तरह से वीकन करना चाहते हैं। बाइडेन प्रशासन की ये नीति रही है कि रूस को उलझाए रखिए, लेट द वार प्रोलोंग, और इसके तहत रूस के जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको ड्रेन आउट कीजिए। हालांकि आज तक ये सिद्ध होता है, ये लगता है कि जो बाइडेन प्रशासन की जो पॉलिसी, जो ट्रंप साहब ने भी कंटिन्यू की, उसमें वो बुरी तरह फेल हुए हैं। क्योंकि अमेरिका का ये मानना कि रूस इतनी जल्दी से कमजोर हो जाएगा, देखिए रूस एक बैटल हार्डेड कंट्री है। ये वही कंट्री है जिसने वर्ल्ड वॉर 2 का पासा पलटा था जर्मनी के खिलाफ। और ये वही सेना है, बहुत देशभक्त लोग हैं रशियन, और हार नहीं मानते हैं तक। और यूक्रेन को टूल बनाया हुआ है पूरे नेटो ने, पूरे यूरोप ने और अमेरिका ने। कभी बिल्कुल वो, सही बात है। जी, कभी हथियार देने की बात खुद करते हैं, कभी उस पर सस्पेंड कर देते हैं, कभी इसको नेटो के थ्रू बेचते हैं और उनको बोलो कि आप भी कमीशन लीजिए, आप भी यूक्रेन को बेचिए। यूक्रेन को इतने नीचे डुबा दिया गया है कि यूक्रेन को सदियां लग जाएगी डिफेंस ऊपर वाले तो, आने और में। डिफेंस कंपनीज तो माला माल हो, डिफेंस लॉबी तो काम करती है कि भाई यूक्रेन का युद्ध रुकना नहीं चाहिए, ताकि हथियार जी और जी मिसाइल्स और बाकी चीजों, सप्लाई, आर्म्स, एम्यूनिशन, वो चलता रहे और यूएस की इकोनॉमी रन करते रहे जी जी, बड़े बात सही। बड़े बड़े पैसों के साथ, मार्जिन के साथ। लेकिन अमेरिका किस स्क्रिप्ट की तैयारी कर रहा है? पूरे देश से टैरिफ, पूरी दुनिया से टैरिफ टेंशन मोल ले रखा है, चाइना के साथ भिड़ा हुआ है, रशिया के साथ भिड़ा हुआ है, ईरान और नॉर्थ कोरिया के तो खैर मैं बात ही नहीं कर रहा, ये छोटे प्लेयर्स हैं। लेकिन स्क्रिप्ट क्या है चुग साहब अमेरिका की? नमस्कार है जी, जय भारत है। जय भारत। मैं थोड़ा दो एंगल के और स्क्रिप्ट ऐड करता हूं, और आप देखेंगे आने वाले समय में। मेरे को लगता है कि इस एंगल को समझने से पहले मैं एक थोड़ा भूमिका बनाता हूं कि देखिए जी, जितना भी वर्ल्ड का डिसऑर्डर होता है या वर्ल्ड में जब भी वॉलेटिलिटी आती है, ये डीप स्टेट चाहता है हमेशा वॉलेटाइल वर्ल्ड रहे। तो यानी कि इसका मतलब ये कि जब भी डिसरप्शन आएगी, तो चाहे वो ट्रेड टैरिफ के थ्रू ट्रम्प एज अ डिसरप्टर को क्रिएट किया गया ताकि डिसरप्शन को वो आग लगाए, एंड देन अब रिसेंटली लेट अस से न्यूक्लियर टेस्टिंग एज अ डिसरप्शन क्रिएट किया गया है। और जैसे मलिक साहब ने कहा, दीज टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स आर नॉर्मली नॉट यूज्ड, एंड ये एक तरह से दिखावे के एक तरह से प्रोडक्ट होते हैं।
एंड ये जो वॉलेटिलिटी होती है, जो ग्लोबल वर्ल्ड में मार्केट माफियाज या जिसको हम डीप स्टेट बोलेंगे, दो एंगल आ जाता है। डीप स्टेट पॉलिसी मेकर्स को इंपैक्ट करते हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसीज कैसी बनाई जाए बिकॉज ऑफ दिस डिसरप्शन, एंड मार्केट माफिया के तौर पे ये मार्केट्स को इंपैक्ट करते हैं ताकि वॉलेटिलिटी क्रिएट हो, ताकि रिटेल और आम जनता हमेशा स्लेव बने रहें टू गेट ट्रैप्ड जो मनी मार्केट या वर्ल्ड की जो मार्केट चलती है। अब इसमें दो एंगल में देने की कोशिश करता हूं। पहला एंगल ये है कि आपने देखा होगा, जो कि रिसेंटली फ्रंट एंड न्यूज में नहीं आया, कि जो MiG-31 का जो अटेम्प्ट टू किडनैप का एक रीसेंट एपिसोड जो वेस्टर्न वर्ल्ड ने अभी प्लान किया था, MiG-31 का, ये वैसे ही है जैसे MiG-21 का इजराइल ने सीरिया से किडनैप किया था टू असेस के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करी है बाय रशिया, एंड यही अभी ये अटेम्प्ट जस्ट रिसेंटली हुआ था। एंड उसी के आसपास ये जो आप कह रहे हैं कि न्यूक्लियर टेस्टिंग हुआ वगैरह, वो इसलिए क्योंकि MiG-31 एक तरह से ऐसा करियर है जो एक तरह से जो उनकी सुपरसोनिक जो मिसाइल्स हैं उसको वो यूज करता है, एंड उस सुपर जैसे किंजाल मिसाइल है, एंड ये तरह के जो MiG-31 है इसको कोई भी मैन्ड एयरक्राफ्ट इंटरसेप्ट नहीं कर सकता है टिल डेट बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड। एंड जो किंजाल मिसाइल्स है जो मास डिस्ट्रक्शन लाता है, हाइपरसोनिक डिस्ट्रक्शन लाता है, उसको एक तरह से जवाब देने के लिए, क्योंकि ये जो लोग थे जिन्होंने ये अटेम्प्ट किया था इन द डिस्गाइज ऑफ प्रेस मीडिया, जिन्होंने अटेम्प्ट किया था, पायलट और जो नेविगेटर था उससे इंटरव्यू लेने के बहाने उसको इनवाइट किया कि आप ये टेरिटरीज के ऊपर आप इंट्रूड कीजिए, एंड इंट्रूड करके एक तरह से एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी डेवलप करी उनके लिए, एंड उनको कुछ ना कुछ ब्राइब करने की कोशिश करी। तो यानी कि एक ऑफसेटिंग पीस उसके ऊपर हो सकता है। अगर आप मौका देंगे मैं इसके ऊपर आराम से पूरा एलेबरेट कर पाऊंगा। एंड दूसरा मौका क्या है, दूसरा एंगल क्या है, हमें देखो इसको समझना पड़ेगा कि जहां हम कहते हैं कि यूएस जो है वो अगर रुक जाए, यूएस इज अ क्रिएशन ऑफ इंग्लैंड। हमें थोड़ा हिस्टोरिकली जाना पड़ेगा। एक डीप स्टेट जो मैं यूं कहूंगा कि जो यूके से चलाई जाती है, उसका एक पोर्शन जो न्यू वर्जन ऑफ डीप स्टेट है वो यूएस की तरफ पनप रहा है, जिसका किरदार ट्रंप निभा रहा है। इसलिए आप देखो ट्रंप के ऊपर अटेम्प्ट, असैसिनेशन अटेम्प्ट वो कहां से होते हैं। सो अल्टीमेटली इसको समझना जरूरी है कि जो यूके है, एंड मैं नाम नहीं लूंगा कि कहां से वो चलता है जानबूझ के, बट वो यूके जो है वो हमेशा चाहता है कि रिजर्व करेंसी जिस भी कंट्री की बने, जो कि आज के डेट में यूएस के पास है, वो डॉलर डिनोमिनेटेड रिजर्व करेंसी की प्रिंटिंग करके ऐसी तरह की वॉर्स में पार्टिसिपेट करे, जो उससे रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हों उसका शेयर बखूबी उसका शेयर बखूबी यूके के पास जाए। एंड इसलिए मैं सिंस वो एक वर्ड में अटल कर दिया, तो इसलिए आप देखो बीबीसी के साथ डिसरप्शन ट्रंप का अभी चल रहा है, एंड वी ऑल नो कि बीबीसी कहां की संस्था है। तो बीबीसी के साथ वो लड़ाई झिड़क और साथ में यूके से अलग होने की कोशिश जो यूएस एस्टेब्लिश करना चाहता है इन द लीडरशिप ऑफ ट्रंप, एंड साथ में नेटो कह रहा है कि भाई साहब तुम अकेले अपनी लड़ाई लड़ो या मेरे को डिफेंस बजट का भाई साहब शेयर दो वगैरह वगैरह, मैं फोकट में कुछ नहीं दूंगा। ये सब पूरा जो मलिक साहब ने बिल्कुल बखूबी कहा, जो कॉलोनियल जो माइंडसेट है यूके का, उससे एक तरह से 1776 में यूएस आजाद नहीं हुआ अब तक, आज तक। ये हम सब जानते हैं। फिफ्थ प्रेसिडेंट ऑफ यूएस से लेके टिल डेट ये सारे जो प्रेसिडेंट्स हैं ये सब डीप स्टेट यूके से चलाए जाते हैं, एंड इसलिए आप देखो जितने भी उनके डेलीगेट्स या रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं वो हमेशा प्रोटेस्टेंट्स होते थे। अब ये स्लेवरी से हटना चाहते हैं, इसलिए वह अपने आप को फॉलोअर्स ऑफ चर्च ऑफ इंग्लैंड नहीं कहते हैं। मतलब मैं थोड़ा दबी दबी आवाजों में कहना चाहता हूं, बट आप ये दो एंगल को भी मद्देनजर रखें जो ये ट्रंप साहब दिखाना चाहते हैं, और जो रशिया को ऑलरेडी पता था, जिसकी न्यूज अभी हेडलाइन में बनी है जानबूझ के। तो क्या डायरेक्ट आमने सामने आएंगे? मैं सोली साहब के पास जा रहा हूं। सोली साहब, डायरेक्ट आमने सामने आएंगे रूस और अमेरिका, या ये ऐसे ही चलता रहेगा? जय हिंद विवेक जी। जय हिंद सर। ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके न्यूज चैनल पर हूं और विख्यात को पैलेस के साथ हूं। पिछले साल 5 नवंबर को जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव जीते, उस दिन से लेके इस साल 20 जनवरी तक जब उन्होंने दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण किया, इस दौरान उनकी कई ब्रीफिंग्स हुई स्टेट डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट ऑफ वॉर से और बाकी अमेरिकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से। इन सारी ब्रीफिंग्स में एक बात डोनाल्ड ट्रंप को साफ समझ आई कि अमेरिका के बनस्पत चीन आर्थिक और सैनिक शक्ति में बहुत आगे निकल चुका है। और दूसरी बात जो उनको अच्छी तरह समझ आई कि जिस तरह से चीन और रूस की दोस्ती है,
अमेरिका इन दोनों महाशक्तियों को टक्कर नहीं दे सकता है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने 20 जनवरी से पहले एक फैसला लिया कि ना वो रूस के साथ ना वो चीन के साथ भिड़ेंगे। इसलिए अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आमंत्रित किया और बाकी कई देशों के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया जो उनके खास करीब थे, जैसे अर्जेंटीना के राष्ट्रपति और इटली की प्रधानमंत्री। लेकिन चीन, जिसे 2024 तक जो अमेरिका के पेंटागन की डिफेंस स्ट्रैटेजी रिपोर्ट निकलती है हर साल, 2024 फरवरी में इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि अमेरिका का नंबर 1 दुश्मन चीन है। लेकिन तब भी चीन के राष्ट्रपति को आमंत्रित किया, वो गए नहीं, उन्होंने अपने उपराष्ट्रपति को भेजा। जब वो राष्ट्रपति बने इस साल 20 जनवरी को, उसके बाद उन्होंने रूस और चीन के साथ नॉर्मल दोस्ती रखी, बल्कि वो आगे बढ़ने लग गए।